Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So आज के जो key topics रहने वाले हैं that is related with the donkey route and other world level पर जितने भी immigration route है जहां से human trafficking की जाती है as per exam point of view, right? एंड इसी के साथ आइलैंड को हम डिस्कस करेंगे द केमन आइलैंड नेशनल गेम्स 2025 की क्या अपडेट्स है पाकिस्तान का चाइना के साथ अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ है फॉर द लूनार मिशन चांगी 8 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में जो M23 रिबेल ग्रुप अभी न्यूज में है वहां से क्या अपडेट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राइट सो स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज The first is the term donkey route is related to which one of the following? So donkey route ये किससे related है? So SRK की मूवी आप सभी को याद आ चुकी है and donkey route आंसर है ऑप्शन नंबर ए an illegal immigration method. So recently donkey route न्यूज में क्यों रहा? Because इंडिया से जितने भी illegal migration हुए थे इस रूट को यूज करके to the United States of America उन्हें वापस इंडिया भेजा गया है सो 5th ऑफ Feb 2025 की हेडलाइन आप सभी ने पढ़ी होगी एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C-17 एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है C-17 वह इंडिया के एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है 104 जो माइग्रेंट्स है जो इंडिया से इलीगली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एंटर किए थे उन्हें वापस छोड़ने इंडिया आया राइट सो ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 यूएसए से इंडिया आया और इसमें टोटल 104 पैसेंजर्स थे जो इलीगली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घुसे थे डंकी रूट को यूज करके बेसिकली कहां पर किस एयरपोर्ट पर इन्हें लैंड करवाया गया था एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट में दैट इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट एंड 5th फरवरी को यह घटना हुई थी सो ये जो 104 इंडियंस आए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बेसिकली इनमें से 30 तो पंजाब से थे 33 गुजरात एंड हरियाणा से थे एंड जो अदर बचे वो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड चंडीगढ़ से रिलेटेड थे राइट सो बेसिकली इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने क्या किया लगभग 30 लाख से 1 CR के बिटवीन स्पेंड करा है सो दैट डंकी रूट को यूज करके यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंच जाए एंड डंकी रूट इट्स अ डेंजरस पाथ जो बेसिकली मैक्सिको एंड कनाडा का जो एरिया है उसको यूज करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एंटर करवाया जाता है और उसे कहा जाता है द डंकी रूट सो यूएस में इलीगली एंटर करने का द ओनली वे एंड रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज जो 47th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जितनी भी इमिग्रेशन हुए हैं यूनाइटेड स्टेट में इलीगली उन्हें वापस भेजना है या तो डिटेंशन कैंप में रखना है या अपनी कंट्री दोबारा भेज देना है राइट एंड इस क्वेश्चन के साथ जो स्टैटिक पार्ट हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन मेथड की बात की जा रही है सो वर्ल्ड लेवल पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलीगल रूट है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है एंड उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू The first location is the Golden Triangle. Golden Triangle exactly साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है PYQ का क्वेश्चन है गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से स्टेट या फिर नेशन आते हैं सो बेसिकली म्यांमार थाईलैंड एंड लाओस इन तीनों को मिलाकर जो रूट बनता है इसे कहा जाता है द गोल्डन ट्राइंगल दैट इज रिलेटेड विथ साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली इस जगह को यूज किया जाता है फॉर द स्मगलिंग ओपियम का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है सेकंड नंबर पर वो गोल्डन ट्राइंगल में मिलता है आफ्टर दी अफगानिस्तान फर्स्ट लार्जेस्ट अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा एंड ये एक इलीगल रूट है सेकंड जो लोकेशन है दैट इज नॉर्थर्न ट्राइंगल और यह कहाँ का पार्ट है सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है सो एल साल्वाडोर ग्वातेमाला एंड हॉन्डुरस सो सेंट्रल अमेरिकन की नेशन है और इनको यूज करके काफी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ से देखने को मिलता है द नॉर्दर्न ट्राइंगल सेंट्रल अमेरिका राइट एंड जो थर्ड रूट है जो काफी फेमस है इलीगल इमिग्रेशन के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या फिर स्मगलिंग के लिए दैट इज सेंट्रल मेडिटेरियन रूट माइग्रेशन के लिए बेसिकली इसे यूज किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन पीपल इसे यूज करते हैं सो दैट वो यूरोप में एंट्री कर जाए इलीगली राइट सो बेसिकली जो लीबिया का कोस्ट लाइन है उसको यूज करके
यूरोप का भी एक शहर दैट इज इटली, उसमें एंट्री के लिए इस रूट को यूज किया जाता है, दैट इज सेंट्रल मेडिटेरियन रूट इमिग्रेशन, राइट। सो यहाँ पे हमने 3 रूट को डिस्कस करा, गोल्डन ट्राइंगल, नॉर्थर्न ट्राइंगल एंड सेंट्रल मेडिटेरियन रूट एंड दी डंकी रूट, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज, जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो रिसेंटली जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यह न्यूज में रहा, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? यूक्रेन में लोकेटेड है। सो रशिया यूक्रेन वॉर का पार्ट है, रशिया ने जब यहाँ पे इन्वेजन किया था उसी के कारण यह न्यूज में रहा था। And the next is Netembu Naditwaha has been elected as the first female president. कल के सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और किस कंट्री से एसोसिएटेड है? नामीबिया से एसोसिएटेड है, right. Next is, recently the External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurated Maitri Udyan as a symbol of friendship in which country? Recently Mauritius के साथ इसे स्टार्ट किया गया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इससे कौन सी कंट्री निकल चुकी है? अभी हमने डिस्कस किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस करा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वह बाहर हो चुका है, इवन WHO से भी बाहर हो चुका है, राइट। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नेम जिहाद? सो जिहाद को ईरान ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हाउ मच फंडिंग हैज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंप्रूव इंडियाज हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस? और इसके लिए $170 मिलियन फंड दिया जाएगा बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025 एंड दैट इज डन बाय द इंडोनेशिया, राइट। और इससे पहले किसने ज्वाइन किया था 2024 में? दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगेन एंड अगेन मैंने डिस्कस किया है। Now let's move to the next slide, and that is, the next is who won gold medal in the women's 75 kg boxing event at the National Games 2025. So National Games 2025 में 75 kg में women's में gold medal किन्होंने क्लिंच करा? And that is the player from the Assam. So असम के जो बॉक्सर है, the first women boxer, the Lovelina Borogin, और रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच करा 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स में, राइट। और इन्होंने डिफीट करा थी प्रांशु राठौड़ को 5-0 स्कोर से। सो लवलीना बोरोगेन का नाम आपको ध्यान रखना है। ये फेम में 2020 में आई थी जब इन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल क्लिंच करा था। कौन सा मेडल इन्होंने क्लिंच करा था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने क्लिंच करा था विमेन्स कैटेगरी में 2020 ओलंपिक्स। और इस प्रकार ये थर्ड बॉक्सर रही इंडिया की हिस्ट्री में जो इंडिया के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर आई आफ्टर द मैरी कॉम एंड द अदर प्लेयर, आई थिंक वीरेंद्र उनका नाम है, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एंड इसी के साथ जो अदर प्लेयर है शिवा थापा, इन्होंने 63.5 kg मेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल क्लिंच करा है, द नेम इज शिवा थापा। और इसी के साथ अंकुशिता बोरो ने 66 kg में गोल्ड मेडल क्लिंच करा। और इसी के साथ दो नाम आपको ध्यान रखने, 51 kg एंड 60 kg कैटेगरी में, दैट इज वंदे बाम सिंह एंड जैस्मिन लंबोरिया, एंड 50 kg एंड 54 kg में निवेदिता कारी एंड दिव्या पवर। सो बेसिकली ये मेन जो विनर्स रहे बॉक्सिंग इवेंट के नेशनल गेम्स 2025 में, राइट। सो ये हाईलाइट रही थी नेशनल गेम्स की। और इस प्रकार नेशनल गेम्स कौन होस्ट कर रहा है, द होस्ट स्टेट, एंड थीम क्या है नेशनल गेम्स की? सो 38th एडिशन है, उत्तराखंड फर्स्ट टाइम जो समर नेशनल गेम्स है उन्हें होस्ट कर रहा है। 28 जैन से 14 फेब तक यह चलेंगे और थीम है ग्रीन गेम्स। ग्रीन क्यों रखा गया है? सो दैट इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी, सो ओपनिंग सेरेमनी देहरादून में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था इस गेम को, द नेशनल गेम्स 2025। एंड जिस प्रकार ओलंपिक्स में जो टॉर्च को शो किया जाता है उसी प्रकार इस इवेंट में नेशनल गेम्स टॉर्च द तेजस्विनी को हाईलाइट किया गया। और तेजस्विनी को किसने रिप्रेजेंट करा? जो ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचे थे, द लक्ष्य सेन। सो लक्ष्य सेन ने तेजस्विनी टॉर्च को नेशनल गेम्स में पीएम मोदी से रिसीव करा और इसके बाद इस टॉर्च ने लगभग 4000 किलोमीटर जर्नी कवर करी उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में, ओलंपिक का जो ट्रेडिशन है उसे निभाते हुए, राइट। सो लक्ष्य सेन
ब्रॉन्ज मेडल से यह चूके थे। पेरिस ओलंपिक्स में बेसिकली मलेशियन प्लेयर से यह डिफीट हुए थे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, राइट। और इसी के साथ हमने मस्कॉट डिस्कस किया था, दी मॉली, जो कि मोनल बर्ड से एसोसिएटेड है और इसे बनाया गया है द मस्कट ऑफ द 38th नेशनल गेम, राइट। और बेसिकली मोनल ये स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का एंड उत्तराखंड का, राइट। एंड टोटल कितने स्पोर्ट्स को फीचर किया जाएगा? 32 मेन स्पोर्ट्स रहेंगे एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स रहेंगे। और जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स है इसमें इस बार पे शोकेस किया जाएगा योगासना को, राफ्टिंग को, मल्लखंभ को एंड कलारीपयट्टू को, राइट। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया दिस समर नेशनल गेम्स, जो कि 14 फैब तक चलेगा। और इससे पहले 37th एडिशन को गोवा ने होस्ट करा था, जिसे महाराष्ट्र ने जीता था, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। Now let's move to the next one. And the next is the Cayman Island that was recently seen in news is a British overseas territory located in which sea? So recently एक island news में रहा, कैरेबियन सी से रिलेटेड है, नाम है द केमेन आइलैंड एंड न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया। कैरेबियन सी के नियर बाय केमेन आइलैंड लोकेटेड है और एक ब्रिटिश टेरिटरी से एसोसिएटेड है। सो ब्रिटिश का रूल है यहाँ पर केमेन आइलैंड। और बेसिकली केमेन आइलैंड यह 3 आइलैंड का ग्रुप है, द ग्रैंड केमेन, केमेन ब्रैक एंड लिटिल केमेन, राइट। एंड रिसेंटली यहाँ पे अर्थक्वेक के कारण यह आइलैंड अभी न्यूज में रहा था। सो ग्रेट, जो ग्रैंड केमेन है इन तीनों आइलैंड में से वो लार्जेस्ट आइलैंड है केमेन आइलैंड का और अपने कोरल रीफ्स के लिए फेमस है, क्लियर वाटर के लिए, वाइट सैंड बीचेस के लिए एंड जॉर्ज टाउन इज द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है केमेन आइलैंड मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है द केमेन आइलैंड, जॉर्ज टाउन यहाँ का कैपिटल है। सो सिंपली आपको ध्यान रखना द केमेन आइलैंड ब्रिटिश ओवरसी आइलैंड है और यहाँ पर 7.6 अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड है वो देखने को मिला। और इससे पहले हमने एक अदर आइलैंड डिस्कस करा दैट इज सेंटोरिनी, एक ग्रीक आइलैंड है, यहाँ पर भी अभी मेजर भूकंप के केस देखने को मिले थे। बेसिकली ग्रीस और तुर्की के बिटवीन लोकेटेड है मेडिटेरियन सी में ही, राइट। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आइलैंड्स की बात की जा रही है। सो आइलैंड से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को, फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अब्दुल कुरी आइलैंड व्हिच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच ओशन? इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है, द अब्दुल कुरी आइलैंड। डियोगो गार्सिया आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। निदंथुवु आइलैंड कहाँ का पार्ट है? श्रीलंका का एसोसिएटेड है यह। कल्पेनी आइलैंड किस स्टेट और यूटी से एसोसिएटेड है? लक्षद्वीप से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली 7th मीटिंग हुई थी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की, जिसे किसने चेयर किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह ने चेयर किया था। ग्रीनलैंड आइलैंड किस कंट्री से एसोसिएटेड है? डेनमार्क का ऑटोनॉमस प्रोविंस है द ग्रीनलैंड आइलैंड। एंड सागर आइलैंड, यहाँ पे रिसेंटली एक मेला आयोजित किया गया था द गंगा मेला, और कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में यह लोकेटेड है। Let's move to the next question, and that is National Commission for Safai Karamcharis works under which ministry? So recently National Commission for Safai Karamchari यह न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली इनका एक्सटेंशन हुआ है 3 इयर्स का एक्सटेंशन। सो यूनियन कैबिनेट ने 3 ईयर एक्सटेंशन होस्ट करा है, घोषित करा है फॉर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जिसे 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर यह परफॉर्म करती है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज वीरेंद्र कुमार, ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड एनसीएसके को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट किया गया था 2004 में एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर फुल्ली ये ऑपरेट करती है। सो बेसिकली वेस्ट कलेक्शन को करना और जो वेलफेयर मेजर्स है उनके लिए रिकमेंडेशन देना, एवेल्यूएटिंग प्रोग्राम्स, जो ग्रीवियंसेस है, शिकायत है, उसे मॉनिटर करना और मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के तहत यह काम करती है। एंड दैट्स द मेजर वर्क ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, राइट। सो 2004 ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला, 1994 में इसे इनिशिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली मिनिस्ट्रीज की बात की जा
आ रही है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड जो भी मिनिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे उनके कैबिनेट मिनिस्टर आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, राइट? सो विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट भारत पर्व 25 एट रेड फोर्ट? सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनिशिएट करा। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे इज पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसे पब्लिश करा है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम was launched by which ministry? So Ministry of Petroleum and Natural Gas ने इसे लॉन्च किया है। एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, राइट? काफी बार हमने डिस्कस करे हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स मोर। एमएसएमई टीम इनिशिएटिव इसे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च करा है। एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे किसने इंप्लीमेंट करा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट? सो इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। नाउ इन्हें एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री दी गई है 18th लोकसभा में। एंड द नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और उसके कैबिनेट मिनिस्टर तो सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमन। एंड अदर की प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is which country has recently joined China's Chang'e 8th मून मिशन? सो रिसेंटली चाइना का जो चांगी 8th मून मिशन है इसे किसने ज्वाइन करा है? एंड दैट इज चाइनाज फेवरेट द पाकिस्तान। सो रिसेंटली पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार को इन्होंने कोलैबोरेशन करा है चाइना के साथ उनके एक मिशन के लिए जो 2028 के लिए स्केड्यूल है, जिसका नाम है चांगी E8 लुनार मिशन, राइट? सो इसमें पाकिस्तान मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोवर को कंट्रीब्यूट करेगा। सो एक 35 केजी पाकिस्तानी रोवर ये पार्टिसिपेट करेगा चांगी E8 मून मिशन के लिए चाइना के साथ। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो चाइना का मून को एक्सप्लोर करने के लिए जो मिशन है दैट इज चांगी मिशन, और उसका 8th एडिशन है यह। और इसका मेन एजेंडा क्या है? टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना है लूनर साइंस बेस पर। और इसी के साथ चाइना 200 केजी का पे लोड ऑफर कर रहा है अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को जो भी कुछ भी भेजना चाहते हैं मून पर, जिसमें से 35 केजी तो पाकिस्तान ने बुक कर ही लिया है। एंड अदर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते नजर आएंगे, राइट? सो बेसिकली पाकिस्तान का मिशन रहा 2028 का, चाइना के साथ है। चाइना का पार्टनर बनेगा पाकिस्तान एक रोवर को भेजने के लिए। दैट्स वाई ये क्वेश्चन में न्यूज में रहा। एंड इसी के साथ पाकिस्तान का एक अनदर लूनर मिशन था जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम है क्यूब सैट, और 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। 2024 में ही ये लूनर की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। सो लूनर की ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सरफेस इमेजेस है उन्हें कैप्चर करना है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना है लूनर की ऑर्बिट में पहुंचकर। सो मून के लिए 24 में ही पाकिस्तान ने अपना पहला मिशन लॉन्च करा था। और इसके लिए भी इन्होंने कोलैबोरेशन करा था चाइना के साथ, ईएसए के साथ, फ्रांस के साथ एंड इटली के साथ, राइट? दोनों फैक्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। पाकिस्तान के दो मिशन 24 एंड 28, राइट? एंड अ क्वेश्चन कि सुपार्को को किसने एस्टेब्लिश करा? कौन है फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सुपार्को? एंड दैट इज डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनका नाम ध्यान रखना है, पाकिस्तान से एसोसिएटेड है। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसको फाउंड किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पेस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो भी रिसेंटली न्यूज में है, the highlight questions, and that is the ISRO launched the NVS-02 सैटेलाइट, और इसके लिए GSLV F-15 को यूज किया गया था। और किस प्लेस से इसे लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर सतीश धवन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, और इसे उत्तर प्रदेश ने अप्रूवल दिया है। द चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इसे किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा? नासा ने लॉन्च करा है। एंड विच कंट्री बिकेम फोर्थ टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट दिस स्पेडेक्स, और इसे इंडिया ने किया है। एंड इसरो का जो न्यू थर्ड लॉन्च पैड है इसे कहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नियर बाय। And what is the name of the ISRO's mission that successfully germinated lobia seeds in space? और ये इसका नाम है क्रॉप्स मिशन। स्पेडेक्स का ही पार्ट रहा।
CROPS का full form important है, Compact Research Module for Orbital Plant Studies. And the two lunar spacecraft named Blue Ghost and Resilience recently launched on which rocket? Falcon 9 SpaceX का रॉकेट है और इसके थ्रू इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is Club S missile system is developed by which country? So किस country ने develop करा है Club S missile system को और इसे develop करा है दी रशिया. So recently रशिया न्यूज में है because finally इंडिया ने एक another agreement साइन करा है रशिया के साथ और इस प्रकार इंडिया प्रोक्योरमेंट करने वाला है Club S missile system के लिए अपनी सबमरीन्स के लिए. कहाँ से? रशिया से. सो ब्रह्मोस जिसे रशिया एंड इंडिया ने मिलकर बनाया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट किया था, उसके बाद एक मेजर डील होने वाली है इंडिया एंड रशिया में, दैट इज फॉर क्लब एस मिसाइल सिस्टम. राइट, और इसे बेसिकली किसने डेवलप करा है? एनपी इनोवेटर ने डेवलप करा है. 400 kg वॉर हेड है इसके साथ और 300 किलोमीटर रेंज में ये टारगेट को हिट कर सकता है. बेसिकली जो क्रूज मिशन रहेंगे उसके लिए इफेक्टिव रहेगी द क्लब एस मिसाइल सिस्टम. एंड रिसेंटली जो इंडिया है प्रोक्योरमेंट करेगा, खरीदारी करेगा इसके लिए. कहाँ से? रशिया से. और इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज बाणेश्वर फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब? सो रिसेंटली एक मेला न्यूज में रहा जिसका नाम है दी बानेश्वर फेयर और किस ट्राइब से यह एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द भील कम्युनिटी. सो इंडिया की एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है द भील ट्राइब. रिसेंटली इन्होंने एक डिमांड करी थी कि इनके लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की कुछ पार्ट्स को लेकर. एंड अगेन ये न्यूज में रही, बानेश्वर फेयर इनसे एसोसिएटेड है. न्यूज में रहने का कारण है बिकॉज इन्होंने एक इंस्टीट्यूट को अक्यूज करा है. इनका कहना है कि वसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट है जो इनके होम्स को डिमोलिश करने का ट्राई कर रहा है. एक शुगर फैक्ट्री है, खुद को एक्सपेंड करना चाहती है और इसके लिए लैंड चाहिए. सो इसके लिए जो भील फैमिलीज है इनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स को टारगेट किया जा रहा है और इसके कारण इनको रिलोकेट करने की प्लानिंग चल रही है और दैट्स वाई इन्होंने इसके लिए एक्शन लिया द भील कम्युनिटी. दैट्स वाई यह न्यूज में रही. बेसिकली इन्हें द्रविडियन वर्ड फॉर बो के नाम के लिए जाना जाता है. एक एंशियंट ट्राइबल ग्रुप है, इंडिया से एसोसिएटेड है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में देखने को मिलेगा और इनका एक मेजर फेस्टिवल है दैट इज बनेश्वर फेयर और शिवरात्रि के टाइम पर यह सेलिब्रेट किया जाता है. सो बेसिकली ध्यान रखना है, भील कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, बनेश्वर फेयर से एसोसिएटेड है एंड बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलेगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली ट्राइब से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज द बोडा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश? सो हटी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है. मोथवेत फेस्टिवल तमिलनाडु की टोडा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द ख्यामयुंगम ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? नागालैंड से एसोसिएटेड द ख्यामयुंगम ट्राइब. द कोंडा रेड्डी ट्राइब किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से. द बिरहोर ट्राइब किस स्टेट से एसोसिएटेड है? झारखंड से. द अंगामी ट्राइब किस स्टेट से एसोसिएटेड है? नागालैंड से. एंड द तिखिर ट्राइब ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? नागालैंड से एसोसिएटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज M23 rebel recently highlighted in news are associated with which country? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिसेंटली एक रिबेल ग्रुप अगेन एंड अगेन न्यूज में आ रहा है जिसका नाम है द M23 रिबेल ग्रुप. न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो रवांडा कंट्री है वो इस ग्रुप को सपोर्ट करती है एंड रिसेंटली ये अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा है और इसीलिए न्यूज में है. सो बेसिकली जो रवांडा है वो सपोर्ट करती है M23 रिबेल ग्रुप को और ये एसोसिएटेड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और रिसेंटली यह जो एक नेशन है, डिस्ट्रिक्ट है साउथ कीवू प्रोविंस, वहां पर मूव कर रहा है. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ही एक प्रोविंस है द साउथ कीवू और साउथ कीवू की जो कैपिटल है दैट इज बुकाबू, इसकी तरफ मूव कर रहा है द M23 रिबेल ग्रुप इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में है. बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है, M23 रिबेल कैसे न्यूज में आ रहा है? सो इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल
सो हिस्ट्री में इनका जो लिंक है वो 1994 रवांडन जीनोसाइड से है। सो रवांडा में एक मेजर पॉपुलेशन का जीनोसाइड किया गया था, 100 डेज तक चला था, और इसमें रवांडा के जो प्रेसिडेंट था उनका भी असैसिनेशन किया गया था। बेसिकली 1994 की यह घटना है, और उस टाइम पर ये जो असैसिनेशन हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, इट इज बिटवीन टू कम्युनिटीज, दैट इज तुत्सी एंड हुतू। सो बेसिकली तुत्सी वर्सेस हुतू था, एंड यहाँ पर तुत्सी कम्युनिटी को काफी हार्म हुआ था, इन्हें जिंदा जला दिया गया था इवन। और इन्हीं के क्लेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में फॉर्म किया गया था दी M23 रिबेल ग्रुप को। बेसिकली M23 रिबेल ग्रुप ये जो तुत्सी कम्युनिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड 23 मार्च 2009 में एक पीस अकॉर्ड हुआ था इन दोनों कम्युनिटी में, और उसके बाद M23 को स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली M23 यह डीआरसी की जो आर्म फोर्सेस है, जिसे FARDC के नाम से जाना जाता है, उसके अगेंस्ट में काम करती है। सो न्यूज में जो हेडलाइन देखने को मिलती है, द क्लैशेस बिटवीन M23 एंड DRC's आर्म फोर्सेस। सो रवांडा में जो जीनोसाइड हुआ था उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का हाथ था, वहां की जो आर्म फोर्सेस है FARDC का। और दैट्स वाई उस जेनोसाइड को देखते हुए M23 रिपब्लिक रिबेल ग्रुप को बनाया गया था, जो सपोर्ट करती है तुत्सीज के इंटरेस्ट को, जिन्हें काफी हार्म हुआ था इस जीनोसाइड में 1994 में। एंड रिसेंटली जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, और जो आर्मी है, वो 2009 में हुए पीस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं, इसके डिस्ट्रक्शन के लिए कारण बन रहे हैं। एंड दैट्स वाई M23 रिबेल ग्रुप अभी हाईलाइट में है, अपनी फुल पावर में है। इन्होंने रिसेंटली एक शहर को कैप्चर किया था जिसका नाम है गोमा, और गोमा पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है। ईस्टर्न डीआरसी में यह लोकेटेड है, एंड नाउ दे आर मूविंग टू दी बुकावू इन साउथ कीवू प्रोविंस। दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो बेसिकली इट इज द तुत्सी वर्सेस हुतू, और एक रिबेल ग्रुप वर्सेस आर्मी हम बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। होप यह आपको क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट box. Let's move to the next question. Which state government recently inaugurated the Lakhisarai Museum? So recently एक म्यूजियम न्यूज में रहा जिसका नाम है दी लखीसराय म्यूजियम, और किस स्टेट ने इसे इनोग्रेट किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द बिहार। सो बिहार ने इनोग्रेट करा है दी लखीसराय म्यूजियम। 35.8 CR इसके लिए कॉस्ट आई है, और सेकंड लार्जेस्ट म्यूजियम है यह बिहार का, जो कि एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करेगा, जो कि खनन से निकले हैं। और इस प्रकार टूरिज्म को प्रमोट करना, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, एंड लखीसराय की जो हिस्ट्री और कल्चर है उसे शोकेस करना इस म्यूजियम का मेन एजेंडा रहने वाला है। और किसने स्टार्ट करा है? बिहार ने स्टार्ट करा है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिहार से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज recently a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was unveiled in which city of Uttar Pradesh? लखनऊ में recently अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू को अनवील किया गया है। The सुशासन पद यात्रा was organized at which place to mark the 100th birth anniversary of Shri Atal Bihari वाजपेयी? सो वाडनगर गुजरात में। सो बेसिकली हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर बिहारी वर्ड से बिहार कैप्चर कर लिया है इन्होंने। एंड द बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मखाना महोत्सव एंड बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया। What is the name of the women's empowerment program recently approved by the Bihar cabinet? महिला संवाद नाम है। The city has been proposed for the establishment of an integrated manufacturing cluster in Bihar, और the city is गया। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट इसे रिसेंटली बिहता में इनोग्रेट किया गया था। एंड रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू cull which animal to protect farmers from crop damage? और नील गाय एंड वाइल्ड बोअर, इन्हें रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने कल करने के लिए डिसाइड किया है, राइट। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड दैट इज द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इवेंट 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी? सो काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं एशिया का लार्जेस्ट एयर जो शो है, एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है, वो लगने वाला है कहाँ पर? बेंगलुरु में। उसका 15th एडिशन है, नाउ फाइनली यह आ चुका है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बेंगलुरु में हुआ, जिसका नाम है
द एरो इंडिया। सो रिसेंटली 15th एडिशन न्यूज में रहा एरो इंडिया का, और इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया? हर साल की तरह येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। और येलहंका एयरफोर्स स्टेशन ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वह भी सेम लोकेशन पे हुआ था। लास्ट जो एडिशन हुआ था वह भी येलहंका में ही हुआ था। एंड नाउ 15th एडिशन भी येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे ही हुआ है। थीम क्या रहेगी इस इवेंट की? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जो कि इंडिया के सेल्फ रिलायंस डिफेंस में थ्रू दी आत्मनिर्भरता भारत को हाईलाइट करती है। सो किस प्रकार जो भारत है डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है उसको हाईलाइट करती है द थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। लगभग 900 एग्जीबिटर्स को शोकेस किया जाएगा। 150 फॉरेन कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी फ्रॉम डिफरेंट 90 प्लस कंपनीज। एंड इंडिया के जो इनोवेशन जस्ट लाइक तेजस एंड अग्नि, यह इस इवेंट की हाईलाइट रहने वाली है, राइट। और इस मिशन का, इस इवेंट का एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसे कहा जाता है द डिफेंस मिनिस्ट्रीज कॉन्क्लेव। सो जो डिफेंस मिनिस्टर दैट इज राजनाथ सिंह, वो एक कॉन्क्लेव को आयोजित करेंगे। और इस कॉन्क्लेव की थीम क्या रहेगी? वो थीम इंपॉर्टेंट है और रहेगी द ब्रिज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। यह इसकी थीम रहने वाली है। डिफेंस मिनिस्ट्रीज कॉन्क्लेव की थीम रहने वाली है ब्रिज। यह आपको ध्यान रखना है, राइट। और इसी के साथ पहला एरो इंडिया कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1996 में। कौन आयोजित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे आयोजित करती है, राइट। और येलहंका एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। बेसिकली पायलट ट्रेनिंग के लिए इसे जाना जाता है। फाइनली इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ द डिफेंस करंट क्वेश्चंस। एंड इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एमपैक्स यह तो हमने कल ही डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।